सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नमस्कार। स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक साधारण बच्चा कैसे बना देश का सबसे प्रिय राष्ट्रपति। ये कहानी है संघर्ष, सपनों और सफलता की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए उस महान इंसान की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। 15 अक्टूबर 1931 भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक स्थानों में से एक रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक नाव से ले जाया करते थे। वे धार्मिक व्यक्ति थे और ईमानदारी से कमाई में विश्वास रखते थे। उनकी माता आशी अम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं, जो अपने घर आए हर भूखे को भोजन देती थी। उनका घर धन दौलत से भरा नहीं था, पर संस्कार, मेहनत और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। बचपन की गरीबी और संघर्ष। डॉक्टर कलाम का बचपन अत्यंत संघर्षों से भरा रहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रेल सेवाएं बंद हो गईं, तब उनके पिता की नावों की मांग बढ़ गई। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन कुल मिलाकर वे निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश से थे। गरीबी ने उन्हें मेहनत करना सिखाया। वे सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। स्कूल से लौटकर पढ़ाई करते और साथ ही अपने पिता के कार्यों में सहायता करते। यही समय प्रबंधन और अनुशासन उनकी जिंदगी की नींव बना। अब्दुल कलाम पढ़ाई में औसत छात्र माने जाते थे, पर उन्हें गणित और भौतिकी से विशेष लगाव था। उनका मानना था कि कठिन सवालों का हल खोजते रहना ही असली शिक्षा है। वे घंटों तक गणित के प्रश्न हल करते रहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। यहीं पर उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना पहली बार देखा। उनके शिक्षक सोलोमन ने उनसे कहा, तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, सपने देखो, मेहनत करो और उन्हें सच करो। ये शब्द उनके दिल में बस गए और उन्होंने वैज्ञानिक बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आत्मनिर्भरता की शुरुआत बचपन में ही अब्दुल कलाम ने अपने चाचा के अखबार एजेंसी में मदद करनी शुरू की। वे सुबह सुबह लोगों के घरों में अखबार फेंकते थे। ये कार्य उन्हें आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाता चला गया। उन्होंने कभी गरीबी को बाधा नहीं माना, बल्कि सीढ़ी बनाया। विज्ञान की तरफ झुकाव। एक बार उन्होंने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा जो उनके दिमाग में बस गया। उन्होंने सोचा, क्या इंसान भी उड़ सकता है? यही विचार धीरे धीरे उनके मन में वैज्ञानिक बनने की आग की तरह जलता रहा। वे स्कूल में हर चीज को सवाल की तरह देखते। यह कैसे चलता है? उनके इसी जिज्ञासु स्वभाव ने उन्हें विज्ञान की ओर मोड़ा। कॉलेज की यात्रा। 12वीं पास करने के बाद अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री ली। इस दौरान उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अब और गहराई से विज्ञान और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे। माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में प्रवेश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। यहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। फीस ज्यादा थी और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। यह त्याग और विश्वास उनके दिल में हमेशा जीवित रहा। MIT में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। उनके एक प्रोफेसर ने उनसे एक प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करने को कहा। जब उन्होंने कहा कि समय कम है, प्रोफेसर ने कहा, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, या तो तुम इसे पार करोगे या जिंदगी भर अफसोस करोगे। डॉक्टर कलाम ने उस रात सोए बिना वह प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। यही आत्म प्रेरणा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उड़ने का सपना और मजबूत होता गया। MIT के दौरान उन्होंने एक विमान डिजाइन किया जो तकनीकी तौर पर शानदार था। उन्होंने स्पष्ट कर लिया कि वे भारत के लिए विमान बनाएंगे और एक दिन भारत को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। एक बार वे बोले, मैं चाहता हूं कि मेरी किताबों और सपनों में भारत का नाम आसमान में चमके। कठिनाइयां। पर रुकना नहीं। MIT के बाद उन्होंने DRDO में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें सिर्फ हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग जैसे काम मिले, जो उनके सपनों से छोटे थे, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हमेशा यही कहा, जो मौका मिला है उसे इस तरह करो कि लोग कहें यही सबसे योग्य था।
प्रारंभिक करियर डीआरडीओ में पहला कदम एमआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद अब्दुल कलाम ने 1968 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में शामिल होकर एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर उन्हें एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया, एक होवरक्राफ्ट निःशब्द उड़ने वाली गाड़ी डिजाइन करना। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस समय उनके मन में एक बात साफ थी, उन्हें कुछ बड़ा करना है देश के लिए। इसरो में योगदान। अंतरिक्ष विज्ञान की ओर सन 1959 में उन्हें भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ में ट्रांसफर किया गया। यहीं से शुरू हुई उनकी असली उड़ान। उन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। उस समय न भारत के पास टेक्नोलॉजी थी, न अनुभव, बस जज्बा था। कलाम साहब ने उस जज्बे को अपना ईंधन बनाया और दिन रात मेहनत की। SLV-3 वो दिन जब भारत अंतरिक्ष में पहुंचा, 18 जुलाई 1980, एक ऐतिहासिक दिन। SLV-3 के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था, जिसे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने सिर्फ संसाधनों के दम पर नहीं, बल्कि जुनून से तैयार किया था। भारत अंतरिक्ष क्लब में शामिल हो गया। इस दिन को कलाम साहब ने अपने जीवन का सबसे गर्वित क्षण कहा। विक्रम साराभाई का मार्गदर्शन। कलाम को विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक का मार्गदर्शन मिला। साराभाई ने कहा था, हम अमेरिका या रूस को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये बात कलाम जी के दिल में बैठ गई और उन्होंने भारतीय टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखना शुरू किया। असफलताएं, लेकिन सीख और संकल्प के साथ SLV-3 की पहली टेस्ट लॉन्चिंग असफल हुई। बहुत आलोचना हुई, मीडिया ने सवाल उठाए, पर उस समय के इसरो अध्यक्ष सतीश धवन ने प्रेस को सामने आकर कहा, यह हमारी टीम की गलती थी, कलाम जिम्मेदार नहीं है। और जब मिशन सफल हुआ, उन्होंने प्रेस के सामने कलाम को भेजा। इसने उन्हें सिखाया, सच्चे नेता सफलता का श्रेय नहीं लेते, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी लेते हैं। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत। डीआरडीओ में वापसी। 1982 में डॉक्टर कलाम को डीआरडीओ में वापसी के लिए बुलाया गया। यहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की। यह कार्यक्रम भारत को अपनी रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए बनाया गया था। इसके तहत 5 प्रमुख मिसाइलों को डिजाइन किया गया। अग्नि, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, छोटी दूरी की मिसाइल नाग, एंटी टैंक मिसाइल। यह सब कुछ उस समय हुआ जब भारत पर वैश्विक प्रतिबंध थे और तकनीक देने से इनकार कर दिया गया था। पर कलाम जी ने कहा, अगर कोई आपको तकनीक नहीं देता तो खुद बनाइए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यह उपाधि उन्हें युवाओं के बीच और अधिक प्रिय बना गई। वे मिसाइलों को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। पोखरण परमाणु परीक्षण 1968। 1968 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इस पूरी योजना में डॉक्टर कलाम का योगदान प्रमुख था। यह कार्य गोपनीयता और रणनीतिक कौशल का अद्भुत उदाहरण था। एक ओर अमेरिका जैसे देशों की निगाहें भारत पर थीं, दूसरी ओर भारत चुपचाप अपनी ताकत को सिद्ध कर रहा था। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अब्दुल कलाम ने भारत को शक्ति दी है जो अब पीछे नहीं हटेगा। वैज्ञानिक सोच और भारत का सपना। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विजनरी थिंकर थे। उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक किताब में एक विकसित भारत का सपना प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, कृषि और आत्मनिर्भरता, ये 5 स्तंभ भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। टीम वर्क और नेतृत्व की भावना। कलाम साहब हमेशा कहते थे, मेरे जीवन में मैंने कुछ अकेले नहीं किया, मैं हमेशा टीम के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कभी क्रेडिट अपने नाम पर नहीं लिया, बल्कि पूरी टीम को उसका श्रेय दिया। राष्ट्रपति बनने की यात्रा। वैज्ञानिक से राष्ट्र का शिखर। सन 2002
जब देश राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में था, तब भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने एकमत होकर एक नाम प्रस्तावित किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह पहला मौका था जब एक वैज्ञानिक, जिसने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा था, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए नामांकित हुआ। 18 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। उन्होंने यह पदभार लिया बिना किसी राजनीतिक एजेंडा, केवल देश की सेवा और युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से। पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा आम जनता के लिए खोल दिया। उन्होंने नौजवानों से सीधा संवाद शुरू किया, कॉलेजों, स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में जाकर उनसे बातचीत की। वे बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते। उनका उद्देश्य था बच्चों के मन से डर को निकालना और आत्मविश्वास भरना। हर बच्चा एक अनमोल रत्न है, बस उसे तराशने की जरूरत है। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन को एक प्रेरणा केंद्र बना दिया। राष्ट्रपति काल के दौरान विचारशील कार्य संसद में विजन 2020 प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारतीय सेना, विज्ञान संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में समय बिताया ताकि जमीनी वास्तविकता को समझ सके। टेक्नोलॉजी और शासन के तालमेल पर काम किया। उन्होंने ई गवर्नेंस की वकालत की। राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार बच्चों और युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए। बच्चों से लगाव, मैं बच्चा हूं इसलिए पूछता हूं। डॉक्टर कलाम को बच्चों से खास लगाव था। वे अक्सर कहते, एक बच्चा जितना सवाल पूछता है उतना ही वह सीखता है। वे छात्रों को अपनी किताबें भेंट करते और उनसे यह वादा लेते कि वे हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने माता पिता का आदर करेंगे। उनके सवालों के जवाब में वे नजरों से संपर्क बनाए रखते। यही था उनका अपनापन। शिक्षा में सुधार की दिशा में प्रयास, नवाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली का सपना। शिक्षक दिवस के दिन वे स्वयं एक शिक्षक के रूप में कक्षाएं लेते। व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, एक नैतिक आंदोलन जिसमें उन्होंने युवाओं से अपील की, देश से क्या मिल सकता है यह मत सोचो, खुद देश को क्या दे सकते हो यह सोचो। धर्म, विज्ञान और एकता का संगम। डॉक्टर कलाम एक मुसलमान होने के बावजूद पूरे भारत में सभी धर्मों के लोगों द्वारा सम्मानित थे। वे गीता पढ़ते, भगवत भजन सुनते और नमाज भी अदा करते। उनकी सबसे करीबी मित्रता एक हिंदू पुजारी और एक ईसाई पादरी से थी। उनका मानना था अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर की ओर जाने वाले रास्ते हैं। विज्ञान और धर्म में संघर्ष नहीं, संतुलन होना चाहिए। युवाओं में लोकप्रियता, रोल मॉडल बनना। जब वे राष्ट्रपति थे तब उनका सबसे बड़ा मिशन था युवाओं को सपने दिखाना और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करना। वे अक्सर छात्रों से कहते, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद से जगा दें। वे युवाओं से 4 बातें करने के लिए कहते। 1. बड़ा सपना देखो। 2. ज्ञान अर्जित करो। 3. मेहनत से डरो मत। 4. कभी हार मत मानो। उनका यही सकारात्मक दृष्टिकोण लाखों छात्रों की सोच बदल गया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सक्रिय योगदान। सन 2007 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी। वे फिर से शिक्षक बन गए। उन्होंने देश भर के कॉलेजों और स्कूलों में लेक्चर दिए। हर साल 100 से अधिक जगहों पर भाषण देने जाते। वे बिना किसी लाभ के सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे थे। उनकी किताबें, विचारों की उड़ान, राष्ट्रपति काल में और उसके बाद डॉक्टर कलाम ने कई किताबें लिखी जिनमें युवाओं के लिए प्रेरणा थी। विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। हर किताब युवाओं के दिल को छू जाती है। वे कठिन विज्ञान को भी सरल भाषा में लिखते थे ताकि हर बच्चा समझ सके। विजन 2020, एक विकसित भारत का सपना। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा सपना था विकसित भारत 2020। उनका मानना था कि हर गांव डिजिटल होना चाहिए, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, हर युवा आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर नागरिक राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, अगर 100 करोड़ भारतीय एकजुट होकर सोचें तो कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। अंतिम यात्रा और अमर विरासत। अगर तुम मुझे याद रखना चाहते हो तो मेरा सपना जियो,
एक विकसित भारत का सपना। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद के बाद भी सेवा जारी। राष्ट्रपति बनने के बाद अधिकतर व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अब असली शुरुआत है। उन्होंने खुद को फिर से टीचर ऑफ द नेशन घोषित किया। वो देश भर के आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और गांवों के छोटे छोटे स्कूलों तक पहुंचे। उनका एक ही मिशन था, युवाओं को प्रेरित करना। व्हाट कैन आई गिव? सेवा का आंदोलन 2011 में उन्होंने युवाओं के लिए एक अभियान शुरू किया। व्हाट कैन आई गिव? मैं देश को क्या दे सकता हूं? इसका उद्देश्य था देश के प्रति योगदान की भावना पैदा करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, सेवा को जीवन शैली बनाना, युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना। उनका कहना था, हर युवा अगर सिर्फ एक अच्छा काम हर दिन करे तो भारत बदलेगा। युवाओं के साथ निरंतर संवाद वे कहते थे, अगर आपको सबसे अच्छे दिमाग चाहिए तो उन्हें सबसे पहले प्रेरित करना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम प्रतिदिन हजारों ईमेल्स और चिट्ठियां पढ़ते थे। अधिकतर बच्चों और छात्रों की होती थी। उनका मोबाइल, ईमेल और समय सब युवाओं के लिए समर्पित था। एक बार उन्होंने कहा था, मैं हर उस छात्र से मिलना चाहता हूं जो अपने गांव को बदलने का सपना देखता है। विंग्स ऑफ फायर और वैश्विक पहचान। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इसे 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। कई देशों में छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि जब वे विदेश जाते, वहां के छात्र भी उनसे सवाल पूछने को बेताब रहते। वे मानते थे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ये हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अंतिम भाषण, अंतिम संदेश 27 जुलाई 2015, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, शिलांग। वहां डॉक्टर कलाम छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उनका विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, एक सुंदर और सुरक्षित धरती कैसे बनाएं। जैसे ही उन्होंने कहा, लेट अस स्टार्ट वर्किंग, अचानक उनका शरीर लड़खड़ाया और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। वे कक्षा में पढ़ाते हुए इस दुनिया से विदा हुए, एक शिक्षक की सबसे सुंदर विदाई। अंतिम शब्द, वंडरफुल, यू आर डूइंग गुड वर्क। आईएम शिलांग के छात्रों ने बताया कि मंच पर गिरने से पहले उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वंडरफुल, यू आर डूइंग गुड वर्क। यह उनके जीवन का आखिरी संदेश था, प्रशंसा देना और आगे बढ़ाना। देश में शोक और श्रद्धांजलि। उनके निधन के समाचार से पूरा देश रो पड़ा। संसद ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पंक्तियों में खड़े रहे। सोशल मीडिया पर कलम से ट्रेंड करता रहा। उनकी पार्थिव देह को रामेश्वरम ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके विचार अमर मंत्र बन गए। उनकी कही गई बातें आज भी हर युवा को ऊर्जा देती हैं। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। महान सपने देखने वालों के महान कार्य होते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, उन्हें हराकर ही आप विजेता बनते हैं। वे कहते थे, मैं मरने से डरता नहीं, मैं बेकार मरने से डरता हूं। उनकी मृत्यु भी एक मिशन के दौरान हुई। शायद वो बेकार नहीं गई। विरासत जो सदा जीवित रहेगी उनकी स्मृति में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल, रामेश्वरम में कलाम लाइब्रेरी, कलाम साइंस सेंटर, कलाम स्कॉलरशिप्स, कई स्कूल, विश्वविद्यालय और संस्थान। उनके नाम पर मिसाइल कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ को कलाम आइलैंड नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम के सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज, जब हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान प्रगति की बातें करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम की सोच की झलक मिलती है। उनका सपना था हर युवा आत्मनिर्भर बने, हर शिक्षक एक प्रेरक बने, हर स्कूल से एक वैज्ञानिक निकले, हर नागरिक देश को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।